सुप्रीम 60 ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी। 3 चैप्टर हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 4th चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर और ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कॉन्सेप्चुअल बातें बहुत हैं, तो ध्यान से हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करें। चैप्टर की हेडिंग ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी रिप्रोडक्टिव अगर हम किसी को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा क्या क्राइटेरिया, सबसे पहले तो इसको समझें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स क्या है? सिंपल मीन्स, अगर सिंपल टर्म इसका हम समझें तो हम लोग देखेंगे कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना और उसका नॉर्मल फंक्शनिंग होना, इससे ये मतलब निकाल लेंगे, कोई लेमैन है इससे ये मतलब निकाल लेगा कि हेल्दी ऑर्गन्स हैं और नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हम बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब इसको कंसीडर करती है तो इसको ब्रॉडर टर्म में कंसीडर करती है। केवल अटेनमेंट ऑफ नॉर्मल या हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना, साथ में नॉर्मल फंक्शनिंग का होना, वहां पे उन्होंने नहीं माना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्राइटेरिया। उन्होंने बोला सम अदर एस्पेक्ट्स वी हैव टू कंसीडर, हमें और भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना है, सच एज इमोशनल बिहेवियर कैसा है, इमोशनल स्टेटस कैसा है उस बंदे का, बिहेवियर कैसा है सोसाइटी में, सोशल उसका व्यवहार कैसा है, इन सब चीजों को हमें साथ में देखना है। तो फिजिकल वेलबींग के साथ इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर वेलबींग भी हमें देखनी है, ये हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो केवल और केवल फिजिकली फिट होना कांट बी कंसीडर एज अ हेल्दी होना, उसको हम हेल्दी होना नहीं मानेंगे। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे भी इस चीज का डिस्कशन होगा कि हेल्दी होना, केवल फिजिकली फिट होना कांट बी कंसीडर एज अ हेल्दी, उसको हम केवल फिजिकली फिट होने को हेल्दी नहीं मान सकते, साथ में अदर एस्पेक्ट्स भी है। वही चीज यहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो सिंपल मीन्स निकल रहा है इस टर्म का, सिंपल मीन्स ऑफ दिस टर्म इज हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलॉन्ग विद नॉर्मल फंक्शनिंग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेल्दी होना, साथ में उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग होना, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, एक लेमैन बोले तो। लेकिन हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम लोग के लिए हम लोग थोड़ा सा उसको अलग नजरिए से देखेंगे, जिस नजरिए से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है और डेफिनेशन दे रहा है। हाउएवर इन ब्रॉड पर्सपेक्टिव, बड़े पैमाने पे अगर देखें, थोड़ा सा अपने दायरे को सोचने को बढ़ाएं, विस्तृत दायरे से देखें, संकुचित नजरिया ना रखें। जब हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू, तो साथ में इसके साथ नॉर्मल फंक्शनिंग और हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के साथ इमोशनल एस्पेक्ट, भावनात्मक पहलू भी उससे जुड़ जाता है और सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पहलू भी उससे जुड़ जाता है। अकॉर्डिंग टू द WHO, WHO हम लोग WHO बोल देते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आजकल बड़ा आपके दिमाग में इस समय होगा, क्योंकि WHO को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने ट्रम्प बाबू, और ट्रम्प कह रहे हैं कि इन्होंने चाइना के साथ मिली भगत करी, हम लोग को सही समय पर ऐलान नहीं किया है कोविड के लिए। वही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ बात हो रही है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट, संपूर्णता के लिहाज से हम देखेंगे, संपूर्ण नजरिए से हम देखेंगे, केवल संकुचित दायरे से नहीं देखेंगे कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना और उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम नहीं मान सकते, हमें थोड़ा सा अपना सोच दायरा बढ़ाना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स आर टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट। तो ऑल एस्पेक्ट, कौन से ऑल एस्पेक्ट? तो वो एस्पेक्ट्स है, वो नजरिया, वो पहलू, वो घटक एस्पेक्ट्स, और भी चीजें हमें कंसीडर करनी क्या जी, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या? फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल। फिजिकल का मतलब शारीरिक रूप से, तो केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में तो रिप्रोडक्शन जो है उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसी सोसाइटी की तब या किसी ऑर्गेनिज्म की तब कंसीडर करेंगे जब वो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो ही, इमोशनल, भावनात्मक रूप से भी स्टेबल हो, ये ना हो कि उसको फिट्स पड़ते हो या उसका मूड स्विंग होता हो, क्रिमिनल थॉट्स आते हो, समथिंग लाइक दैट। इमोशनल बिहेवियर भी उसका बैलेंस होना चाहिए, भावनात्मक रूप से भी वो बैलेंस हो। सोशल, समाज में उठने बैठने का तरीका उसका ठीक हो, और बिहेवियर, व्यवहार उसका अपने सराउंडिंग में, अपने इंटरेक्शन जो उसका है ऑर्गेनिजम्स के, अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, वो अपराइट हो, वो तो फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर 4 एस्पेक्ट्स हैं। केवल फिजिकल फिटनेस होना
रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को केवल फिजिकल नजरिए से नहीं देख रहे कि हेल्दी ऑर्गन हो और नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा हो, लेकिन साथ में वो क्रिमिनल माइंड का हो, क्रिमिनल माइंड का होता हो, उसको मूड स्विंग होते हो, तो आप उसको कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी मान लेंगे? ठीक। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs, इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसा समाज, सोसाइटी जिसमें कि ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं जो फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो पोजेस कर ही रहे हैं, जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं, हेल्दी हैं, लेकिन साथ में एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन, लेकिन साथ में उनका आपस में समाज में उठने बैठने का तरीका, आपस में व्यवहार जो है वो भी सभ्य समाज की तरफ इंगित करता है। व्यवहार उनका इमोशनल, भावनात्मक रूप से भी उसमें ऐसे मूड स्विंग देखने को नहीं मिल रहे, स्टेबल है, एक क्लियर कट थिंकिंग के साथ, या कहिए आप मैच्योर थिंकिंग के साथ, या आप कहिए कि मेलाफाइड थिंकिंग नहीं है, अच्छी सोच के साथ, अच्छा समाज, अच्छा इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल उसका behavioral interaction among them in all aspects of related might be called reproductive health। तो रिप्रोडक्शन से संबंधित जो चार पहलू है, उन चारों पहलू पे वो फिट बैठ रहा है, इस तरह का समाज रिप्रोडक्टिव हेल्दी समाज बोला जाएगा। वो चार पहलू क्या है? तो फिजिकल वेलबींग तो होनी चाहिए, फिजिकल वेलबींग के साथ सोशल वेलबींग भी होनी चाहिए, सोशल वेलबींग के साथ इमोशनल वेलबींग भी होनी चाहिए, और इमोशनल के साथ बिहेवियरल वेलबींग भी होनी चाहिए। ये चार एस्पेक्ट्स है, ये चार एस्पेक्ट्स जिस समाज के प्राणियों में होंगे, उन प्राणियों से बना समाज रिप्रोडक्टिव हेल्दी समाज कहलाएगा। वो सोसाइटी कैन बी कंसीडर एज अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी विच सोसाइटी हैव इंडिविजुअल्स लाइक दैट, जिनका की रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉर्म, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, मतलब उसमें उनके ऑर्गन्स जो है हेल्दी हो, ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन कर रहे हो, इमोशनल बैलेंस हो, बिहेवियरल उनका ठीक हो, और साथ के साथ सोशल वेलबींग भी हो। तो ये हम लोग बोलेंगे कि इस तरह की जो सोसाइटी है वो सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी अगर हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम सोसाइटी में ऐसे इंडिविजुअल्स चाहते हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो, तो उसके क्या फायदे हैं या ना होने से क्या नुकसान है, एडवांटेजेस क्या है? पहली बात तो अब हम लोग इसके एडवांटेजेस का डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी अगर हेल्दी है तो क्या एडवांटेजेस होंगे। भाई क्राइम रेट कम हो जाएगा, जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी लाइफ एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, क्राइम कम हो जाएगा, और समाज एक स्टेबल समाज, सभ्य समाज होगा। पहली बात तो हम लोग अब इसके एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अपने इसके स्ट्रेटेजी कि हम कैसे ये चीज अचीव कर सकते हैं। भाई हमने गोल तो सेट कर लिया, आपने जैसे गोल सेट कर लिया कि आप नीट में एडमिशन चाहते हो, आप नीट को क्रैक करना चाहते हो, वो गोल सेट करने के बाद आप क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे अपने, आप उसका वर्कआउट करेंगे कि कैसे मैं इस चीज को अचीव करूं, ये मेरा गोल है। तो गोल के लिए सबसे पहले आप प्लान डिसाइड करेंगे कि भाई मैं दिन में 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद, 10, 7, 17, 2-3 घंटे का आपका डेली रूटीन, डे टू डे वर्किंग जो है, खाना पीना, उठना बैठना, फ्रेश होना, 2 से 3 घंटे आप उसमें निकाल दीजिए। 24 घंटे में से तो 10, 7, 17, 3, 20, 2 घंटे आप एंटरटेनमेंट के रख लीजिए अपने, और 2 घंटे आप अपनी फैमिली के साथ के रख लीजिए। तो 24 घंटे में, ये मैंने एक लेआउट बताया, आप उसको अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। तो आपने एक प्लान बना लिया कि मुझे नीट क्रैक करना है और नीट गोल, उसके लिए प्लान बना लिया। उस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन आप उसको लागू कैसे करेंगे? सोच तो लिया आपने, चांद पे जाएंगे, चंद्रयान भेजेंगे, तो ये तो सोच लिया चांद पे जाना आपका, टू रीच एट द मून, वो आपका हो गया गोल। उसके लिए आपने प्लानिंग ये कर ली कि भाई हम चंद्रयान बनाएंगे, वो प्लानिंग हो गई। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन किया आप बनाए। उसी तरह से आपने सोच तो लिया कि 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन 10 घंटे कैसे पढ़ेंगे? केवल लेक्चर देखेंगे यूट्यूब पे, या लाइव क्लासेस लेंगे, या सेल्फ स्टडी करेंगे, या आप उसको लिख लिख के याद करेंगे, या बोल बोल के याद करेंगे? तो इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है, वही चीजें यहाँ पे है। हम लोग देखेंगे अब कि क्या एडवांटेजेस है और क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या एक्शन प्लान है, किसको हमें टारगेट करना है और क्यों टारगेट करना है। अगली बातें यही आएंगी कि अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा जो हम अपील करने जा रहे हैं, जो हम सोसाइटी में लोगों को उसके बारे में अवेयर करने जा रहे हैं, तो हम किस ग्रुप को अवेयर कराएं? तो आप 60 साल के बुढ़े या 70 साल के बुढ़िया को नहीं कराएंगे, वो तो ऑलमोस्ट अपनी जीवन काल में जो करना था कर चुके।
जो कर्म करने थे कर चुके और अपने पीछे 2-4 प्रोडक्ट छोड़ चुके, अब उनके लिए आप बुद्धि ना लगाइए, वो तो अपने टाटा बाय बाय वाले एरा में है, तो उनको तो छोड़िए। अब आपको किसको अपील करना चाहिए? आपको अपील करना चाहिए उन ऑर्गेनिजम्स को, उन इंडिविजुअल्स को जो मैरिजेबल एज ग्रुप में है, बैचलर है, हमारे एलिजिबल है शादी के लिए। अब सलमान खान को ना कर लीजिएगा 55 साल के बुड्ढे को, तो आपने 18 साल के से लेके 24-25 साल तक के बच्चों को कहिए या यूथ को कह लीजिए, जो अपना कैरियर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कैरियर इस्टेब्लिश करने के बाद मैरिज को प्लान कर रहे हैं, आप उनको अपील करेंगे, उनको अवेयर कराएंगे। उसके अलावा कपल्स को जो कि कर चुके हैं और रिप्रोडक्टिव एज में है अभी, तो 18 से लेके आपके कहिए 45 ईयर्स तक के या 50 ईयर्स तक के, मेल के केस में 50, फीमेल के केस में 45 के साल तक के इंडिविजुअल्स को आप अप्रोच करेंगे, उनको इस बारे में इंगित करेंगे, उनको इस बारे में अवेयर कराएंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, क्या आपको कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तरीके फिर ये तो हो गए हमारा कि कौन सा सेगमेंट है जिसको आप अपील करने जा रहे हैं, फिर कैसे अपील करेंगे। गवर्नमेंटल कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल एनजीओज है ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें काम कर रही हैं। इसके अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम लोग हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, ट्यूटर की हेल्प ले सकते हैं, मास्टर्स की हेल्प ले सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहिए टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। ये सारे अब हम लोग को पढ़ने हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एडवांटेज क्या है सोसाइटी में? भाई जितनी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी होगी उतना उनका स्टेबल बिहेवियर होगा, उतना उसमें चांसेस होंगे ग्रो करने के। देखिए रिप्रोडक्टिव अगर आप हेल्दी हैं, या दूसरे शब्दों में बोलिए थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव, अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती मतलब आपकी कार्य करने की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अलावा टोटल वेलबींग, अगर आप हेल्दी हैं, आपने ये तो सोच लिया आप 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको माइग्रेन होने लग जाता है 3 घंटे बाद, आप चाह के भी पढ़ ना पाएंगे। तो अगर आपकी फिजिकली फिटनेस नहीं है, या आपका इमोशंस कहीं से डिस्टर्ब है, कि आपका सोना बाबू में कहीं ध्यान लग गया, तो आप पढ़ ना पाएंगे। तो इमोशनल भी आपका बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, फिजिकली भी बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। समाज में आप रह रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका रिलेशन बिगड़ना नहीं चाहिए, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छी होगी। आप जो वर्किंग कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आप क्योंकि स्टूडेंट्स हो तो मैं स्टूडेंट्स का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मानिए आप क्रिकेट प्लेयर हैं, आप बनना चाहते हैं विराट कोहली, आप दिन में 10 घंटे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिजिकल फिटनेस भी तो चाहिए, फिजिकली फिटनेस भी तो हो। और अगर आपके युवराज सिंह की तरह, अगर किसी के आपके नहीं, किसी के XYZ के मानिए युवराज सिंह की तरह उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक की कोई दिक्कत हो जाए, तो सांस ही नहीं आ रही, तो बच्चा खेलेगा कैसे? ठीक, तो वो जो सारा आपका एक्शन प्लान है वो सारा का सारा धरा रह जाएगा, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकली फिट होना और रिप्रोडक्टिवली फिट होना, समाज उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, उतना ज़्यादा उसमें तरक्की के चांस होंगे, उतना कम क्राइम रेट होगा, मोर्टिलिटी रेट उतनी कम होगी, हर चीज़ बेटर हो जाएगी। अगर समाज बेटर है, हम लोग बोलते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, कि स्वास्थ्य ही धन संपदा है, स्वास्थ्य ही धन संपदा। आप याद कर लीजिए अपने प्राइम मिनिस्टर जब कोविड का पहला उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस किया था, उन्होंने यही बोला था, जान है तो जहान है। और ये चीज़ मैंने फील करी जब 6 दिन में होम क्वारंटीन में रहा। तो वैसे अपनी लाइफ से लेके बहुत सारी दिक्कतें हैं, हर किसी को होती हैं, आप लोग को भी होंगी, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। हर किसी को ये लगता है कि मैं जितना काबिल हूँ मुझे उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिल रहा, और हर कोई हर समय एक तरह से इस डायलेमा में जीता है कि मैं जितना डिजर्व करता था वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे एफर्ट्स ज़्यादा हैं। लाइफ से बहुत सारी शिकायतें हर किसी को हैं, बहुत कम लोग हैं, इक्का दुक्का लोग, 1 या 2% जो पूरी तरह 100% सेटिस्फाइड है। लेकिन भगवान ना करे किसी को ऐसा समय आए जब आपको रुक के फिर से सारी चीज़ों को रिव्यू करना पड़े। विश्वास मानिए तब आपको यही लाइफ बहुत अच्छी लगने लगेगी। वो 6 दिन जो मैंने होम आइसोलेशन में काटे थे, उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी लगने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा, फिर से थिंकिंग वैसी होती चली जाती है, और मैं समय समय पे वो चीज़ रिव्यू करता हूँ और याद करता हूँ कि जब मैं 6 दिन था तब मेरा माइंडसेट क्या था। तो आप लोग भी उसको समझिए, जो मिला है उसकी वैल्यू करिए और उसके बेटरमेंट में लग जाइए। जो चीज़ है उसका बेटरमेंट कैसे हो सकता है? नॉलेज से हो सकता है। नॉलेज के बाद
गोल सेट करने से हो सकता है, गोल सेट करने के बाद एक्शन प्लान बनाने से हो सकता है और एक्शन प्लान के इम्प्लीमेंट से हो सकता है। खाली शेख चिल्ली के सपनों से नीट क्रैक नहीं होगा। जो आपने सोचा है उसके लिए आप एक्शन भी बनाइए और एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंट करिए। तो यहाँ पे आके अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले सेक्शन पे आता हूँ कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी एंड हाउ कैन वी अचीव इट, व्हाट वुड बी आवर स्ट्रेटजीज, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और उसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या होना चाहिए और उसमें क्या हमारे, क्या ये शॉर्ट कमिंग है या हमारे मतलब दिक्कतें हैं कि हम कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है और रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी क्या है, ये हम लोगों ने जान लिया। आगे आते हैं। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी। मैंने बताया आपको कि क्राइम रेट बढ़ जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, ये सब अगर इमोशनली फिट नहीं है आदमी, सोशल बिहेवियर उसका ठीक नहीं है, अगर वो हेल्दी तरीके से सोच नहीं रहा, अगर वो आसपास के रहने वाले लोगों से ठीक से बात नहीं कर रहा या ठीक से बिहेव नहीं कर रहा, कोई भी XYZ प्राणी, वो मेल या फीमेल हो, क्राइम रेट बढ़ जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्राइम रेट बढ़ जाने से दिक्कतें होंगी, रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं होगा, डिजीजेज होंगी तो वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि बच्चे कम पैदा करेगा, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि उसका समाज में रचनात्मक योगदान नहीं रहेगा। जिस काम के लिए अगर उसको मानिए टीचर ही है, टीचर है और वो आके लेक्चर डिलीवर कर रहा और उलझा हुआ है कहीं उसका दिमाग दूसरी जगह, तो लेक्चर कैसे डिलीवर करेगा, उसकी वो वर्किंग एफिशिएंसी नहीं रह जाएगी। क्राइम रेट बढ़ जाएगा, डेथ रेट बढ़ जाएगा, ये सारी दिक्कतें हैं। अल्टीमेटली इस तरह का समाज डिटोरिएट हो जाएगा, भरभरा के गिर जाएगा। समाज में इस तरह के तत्व अगर ज़्यादा हो गए, क्रिमिनल एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए, तो आप समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, और उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी, रणनीति होनी चाहिए। इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू लॉन्च फैमिली प्लानिंग। इंडिया शुरू की चुनिंदा कुछ कंट्रियों में से थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया वॉज द फर्स्ट, इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट। जो शुरू में जिन्होंने कंट्रीज ने इस तरह के प्रोग्राम चालू किए, उनमें उन कुछ में से इंडिया एक है, ये कहने का मतलब। इंडिया वॉज अमंग्स, कई सारों के बीच में, इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्री, कई सारों के बीच में, ये भी ऐसी है, टू लॉन्च फैमिली प्लानिंग, जिसने कि फैमिली प्लानिंग नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया। गवर्नमेंट ने एक अपना प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको फैमिली प्लानिंग प्लान दिया गया, नाम दिया गया, और 1951 में लॉन्च हुआ है। नेशनल लेवल पे हुआ है, नेशनल लेवल मतलब पूरे देश में ये काम कर रहा है, ये गवर्नमेंट काम कर रही थी, टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि समाज जो है रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो जाए। पीरियोडिकली रिव्यू प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद ऐसा नहीं है कि इसमें काम नहीं हुआ, काम किया जाता रहा और समय समय पे इसका मूल्यांकन किया जाता रहा कि ये ठीक दिशा में काम कर रहा। फैमिली प्लानिंग से हमको हमारे मन मानसिक इच्छित हमारे दृढ़ जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो, जो चीज़ हम चाहते हैं हम उसको अचीव कर पा रहे नहीं कर पा रहे। आपने जैसे तय किया कि आप नीट क्रैक करोगे और आप स्टडीज़ करने लगे, प्रिपरेशन करने लगे, तो समय समय पे जो आप टेस्ट देते हो, बेसिकली जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें टीचर के नज़रिए से कि बच्चा ठीक से पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है, ग्रैब कर रहा है नॉलेज को, और बच्चा अपने को रिव्यू कर सकता है, असेस कर सकता है कि भाई मैं कहाँ पे मेरी स्टैंडिंग है। 200 बच्चों की क्लास में अगर मैं टॉप 3 या टॉप 5 में आ रहा हूँ, इट मीन्स देयर इज अ चांस कि हम क्रैक कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 16 लाख बच्चे इस साल अपीयर होने जा रहे हैं और नियर अबाउट आपकी 80,000 सीट्स नियर अबाउट है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की मिला के ये सीट्स है। और अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 50,000 से कुछ कम हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की 48,000 समथिंग है, जहाँ तक मुझे फिगर याद आ रहा, 48,226 है शायद, हाँ ऐसे ही है। चलिए मान लीजिए 50,000, तो 16 लाख पे 50,000 सीटें, 16 लाख पे अगर 1 लाख सीटें होती तो हर 16 में से एक बच्चा वो सीट पाता, 16 लाख में से 1 लाख होती, लेकिन 16 लाख में से 80,000 नियर अबाउट वही मान लीजिए उसी में प्राइवेट सेक्टर की मिला के, गवर्नमेंट सेक्टर की नियर अबाउट 50-50 से कम, तो मतलब हर 32 या 35 में से एक बच्चा, इसको ऐसे मान लीजिए आप। तो अगर आप क्लास ले रहे हैं 200 बच्चों की और आप टॉप 3 या टॉप 4 में स्टैंड कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर कॉम्पिटेंट इनफ,
आप में वो क्षमता है, योग्यता है और आप उसको क्रैक कर सकते हैं। और 200 बच्चों की क्लास में अगर आपका नंबर 100 के बाद आ रहा है, इट मीन्स यू हैव लीस्ट चांस, आपका चांस बहुत कम है, क्योंकि 16 लाख में से फिर आपकी रैंक जो होगी 8 लाख के आसपास होगी। तो समय समय पर टेस्ट होने से आप उसको रिव्यू कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी स्ट्रेटजीज बदलेंगे, अग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाएंगे। 3 महीने तक आप पड़े सोते रहे, 3 महीने बाद जब जागे तब सवेरा आपने देखा जी मैं तो काफ़ी पीछे हूँ, अब आपने अपना टाइम टेबल 10 घंटे की जगह 14 घंटे का सेट कर दिया कि मैं 14 घंटे पढ़ूंगा। तो केवल टाइम टेबल सेट करने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे है कि इन्होंने कंट्री वाइड ऑपरेशन तो चला दिया फैमिली प्लानिंग, लेकिन उससे हमारे फ्रूटफुल रिजल्ट जनरेट हो रहे कि नहीं हो रहे, उसके लिए गवर्नमेंट उसको समय समय पर रिव्यू करती रही और अपनी स्ट्रेटजी चेंज करती रही। इसी का परिणाम है कि पिछले कुछ डिकेड में कंट्री वाइड ये प्रोग्राम चल रहा था, पिछले कुछ डिकेड में, अब बुक में 1951 तो उसने दे रखा आपके लिए, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में चालू हुआ। लेकिन ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो 1951 में चालू हुआ है, ये कब से रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया, इसका जिक्र नहीं है। हाँ, ये बोला गया है कि पिछले कुछ डिकेड में, इन द लास्ट फ्यू डिकेड, पिछले कुछ डिकेड में अब हम लोग, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, हम लोग का मतलब इंडियन गवर्नमेंट, ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था वो आज की तारीख में उसको मॉडिफाई कर दिया गया है या रीनेम कर दिया गया है, या उसको फिर से आप कहिए कि थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट करके आज की तारीख में वो RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से चल रहा है। तो आपको क्या क्या याद में रखना है, एक तो इससे पहले वाली स्लाइड में बात डिस्कस हुई थी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केवल और केवल हेल्दी ऑर्गन और नॉर्मल फंक्शनिंग का होना नहीं है, अलॉन्ग विद दैट फिजिकल वेलबींग, फिजिकल भी उसका बिहेवियर ठीक हो, फिजिकल तो बात हो ही गई, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल, ये बात आपने ध्यान में रखनी। अभी तक जो बातें हुई, उसके बाद 1951 में फैमिली प्लानिंग लॉन्च हुआ। उसके बाद आपने याद में रखना है कि पिछले कुछ दशकों में ये प्रोग्राम अब आज की तारीख में RCH प्रोग्राम के नाम से चल रहा है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के प्रोग्राम के नाम से चल रहा है। ये बातें आपके NCERT बता रही है और जो आपसे नीट में पूछा जाता है। क्रिएटिंग अवेयरनेस about among people about various reproductive related aspects and providing facilities and support for building up a reproductive healthy society are the major tasks। तो ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों को इसके बारे में अवेयर कराना। किसके बारे में? विराट कोहली के रन रेट के बारे में नहीं, इसके बारे में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और उससे क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी है तो आपको क्या एडवांटेज है, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्दी आप नहीं है और सोसाइटी नहीं है तो क्या डिसएडवांटेज है, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम से कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर, क्या मेजर्स होने चाहिए। तो लोगों को अवेयर कराना, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, और केवल अवेयर कराना ही नहीं, हम दिया कि भाई बड़ी फैमिली है तो आपको सोशल, मतलब आपको स्टेटस मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। बड़ी फैमिली अगर आप रन कर रहे हो तो बड़ी फैमिली का खर्चा भी बड़ा है। बड़ी फैमिली को रन करने का, किसी के 4 बच्चे हैं और वो पढ़ रहे हैं किसी प्राइवेट सेक्टर के जॉब में, किसी हमारे मानिए कॉन्वेंट के स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप जानते ही हो आज के तारीख में एक बच्चे की क्वार्टरली फीस नियर अबाउट 20 to 25,000 है क्वार्टरली। अब अगर 4 बच्चे हैं तो आप समझ लीजिए कितना खर्चा, मतलब उस फैमिली को रन करने का एक्सपेंसेस इतने हैं कि वो अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से इकोनॉमिकली सेटल्ड है तभी वो रन कर पाएगा, वरना रन नहीं कर पाएगा उस फैमिली को जो उसका लीडर है। इसलिए बड़ी फैमिली से क्या दिक्कत है, छोटी फैमिली ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव होगी, छोटी फैमिली ज़्यादा स्टेबल होगी, छोटी फैमिली ज़्यादा खुशहाल होगी, क्योंकि वहाँ खर्चे कम है, अगर आमदनी भी कम है तो खर्चे भी कम है और दूसरे एस्पेक्ट भी हैं। तो आपने अगर उसको ये समझाया कि भाई आप फैमिली को कंसीडर करिए, फैमिली प्लानिंग करिए और 2 बच्चे, हम हमारे 2 वाले पैटर्न पे चलिए जिसको कि प्रमोट कर रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। तो सबसे पहले अगर आपने उसको ये बताया तो आपको उसको ये भी बताना है कि हाउ कैन यू अचीव दैट, कि आप इसको कैसे अचीव करते हैं, क्या मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं, व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल्स, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो मार्केट में है, या कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या वर्किंग है, कैसे काम करेगी, वो बताना है। तो आपको प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, आपको वो तो बता ही दिया, साथ के साथ उसका मार्गदर्शन भी किया। वही चीज जैसे आप करना चाहते हो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, हमने आपसे कहा कि कोई अच्छी सी कोचिंग आप ज्वाइन कर लीजिए। अब आपने कहा सर आप ही बता दो कौन सी अच्छी सी कोचिंग, तो हमने कहा भाई सुप्रीम 60 ज्वाइन कर लो।
तो फैसिलिटी के बारे में आपको जो बताया कि कैसे कर सकते हैं, उसके बाद आपको रास्ता भी दिखाया कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, लोगों को अवेयर कराया आपने कि कैसे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, क्या तरीके, और उसको वो फैसिलिटीज कहाँ मिल रही है। एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप, तो फैसिलिटी देना या सपोर्ट देना, बिल्डिंग अप अ हेल्दी सोसाइटी, शारीरिक रूप से, और आर द मेजर टारगेट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम, इन प्रोग्राम्स के मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि समाज को हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी कर दें। और रिप्रोडक्टिव हेल्दी करने से क्या फायदे हैं, कैसे हमारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ वो फैसिलिटी मिलेगी। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मानिए हमने उसको डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई कि डिलीवरी होगी आपके वाइफ की, तो इसको आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ले जाओ जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, असिस्ट करेगा। होम डिलीवरी ना करवाइए अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड केस है। नॉर्मल डिलीवरी में चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड केस है तो वो कैसे पता लगेगा कि टाइम टू टाइम आप, अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको विजिट करवाते रहिए गायनेकोलॉजिस्ट के, कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्सपेक्टेड डे भी पता लग जाएगा आपको, और एक्सपेक्टेड डे के बाद डिलीवरी का मैनेजमेंट भी हो जाएगा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे। या इसी से रिलेटेड और कोई और प्रॉब्लम हो तो कोई भी हमारा रिप्रोडक्टिव सेक्टर से लेके रिप्रोडक्शन से संबंधित जो बातें हैं, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट को, किसी भी एस्पेक्ट को, प्री नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, ये सब बातें, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन या प्रेगनेंसी का पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ के बाद चाइल्ड केयर, मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, केयर ऑफ रिप्रोडक्टिव, ये सब बातें, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड दिक्कतें, ये सारी बातें, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, सेक्स अब्यूज या सेक्स का डिटर्मिनेशन या सेक्स का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ये अवेयर कराएं कि आज की तारीख में जो समाज का नजरिया है वो बॉय और गर्ल को इक्वली ट्रीट कर रहा है, तो ये नजरिया भी निकाल दीजिए कि गर्ल्स या बॉयज का जो सेक्स हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं कि भाई बॉयज को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसी बात अब नहीं है। फीमेल्स आल्सो हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज नाउअडेज। फीमेल्स हो, अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए भी वही सारे संसाधन, वही सारे जो आपके आगे बढ़ने के जो चांसेस हैं वो उसके लिए भी आज की तारीख में ओपन अप है। तो ये सारी की सारी बातें हमें बतानी समझानी है, ये हमारी स्ट्रेटजीज होंगी। और ये प्रॉब्लम जो है उससे उसकी तो बात होगी, जो हमारी रणनीति कि हम कैसे अचीव करेंगे, लोगों को उसके बारे में जागरूक करेंगे। जागरूक करने के बाद उनको सेंटर पे मोटिवेट करेंगे, जाओ विजिट करो जो सेंटर इसकी सर्विसेज दे रहे हैं, ताकि समाज रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो। ओके, अगली स्लाइड पे आते हैं। हाँ जी, अगली स्लाइड पे आइए। स्ट्रेटजीज की हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का सहायता लेके या ऑडियो विजुअल की सहायता लेके। प्रिंट मीडिया हमारे न्यूज़पेपर वगैरह हो गए, पैम्फलेट्स वगैरह हो गए, लीफलेट वगैरह हो गए, पोस्टर हो गए, बिल हो गए। तो प्रिंट मीडिया का सहारा ले सकते हैं हम न्यूज़पेपर वगैरह में, या पैम्फलेट्स वगैरह, या बिल वगैरह, या कुछ भी इस तरह के जो छपे हुए दस्तावेज। प्रिंट मीडिया और ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल आप जानते ही, हमारे ऑडियो विजुअल जैसे हमारे दूरदर्शन वगैरह हो गए, दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हो रहा, केबल टीवी आ गया, केबल पर टेलीकास्ट हो रहा, या आप मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जा रहे हो, इंटरवल के बीच में कुछ आ रहा है, अगर स्लाइड आ रही है तो ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया का सहायता लेके गवर्नमेंटल सेक्टर, जो गवर्नमेंट के जो हमारे सरकारी तंत्र है, एंड नॉन गवर्नमेंटल और एजेंसीज जिनको हम लोग एनजीओ बोल देते हैं, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस। तो इनकी सहायता से, किनकी? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहायता से सरकारी तंत्र भी इस काम में लगा हुआ है, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी इस काम में लगी हुई हैं। किस काम में? लोगों को अवेयर कराने में, जानकारी देने में, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उन एस्पेक्ट्स के बारे में क्या दिक्कत हो सकती है और क्या बीमारियां हो सकती हैं और कैसे उसका रिजोल्यूशन हो सकता है, कैसे उसकी रिमेडी है। तो इसके बारे में अवेयर कराना, लोगों को जानकारी देना अमंग द पीपुल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। रिप्रोडक्शन से संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों को बताना, समाज को जानकारी देना प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहायता से।
और उसमें लगी हुई है हमारी गवर्नमेंटल एजेंसीज भी लगी हुई हैं, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी लगी हुई हैं। और चला ही रहा प्रोग्राम RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, उसमें यही काम कर रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा हम लोग किसकी हेल्प ले सकते हैं? इसके अलावा हम लोग पेरेंट्स की भी ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को वो टाइम टू टाइम जरूरत पड़े तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन करें और उसको समझाएं। क्लोज रिलेटिव, अगर पेरेंट मानिए शाई नेचर के हैं या थोड़ा सा गैप है बच्चे में, पेरेंट से वो इतना ओपन अप नहीं है, तो जरूरी नहीं कि मदर फादर ही, बुआ भी समझा सकती है या उसको टैकल कर सकती है, अंकल कर सकते हैं। तो क्लोज रिलेटिव वो उनको टैकल कर सकते हैं, बता सकते हैं। टीचर्स की ये जिम्मेदारी बनती है और टीचर्स को इस बारे में इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हेल्दी रिलेशन है, उनके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और परस्पर उनमें म्यूचुअल फेथ भी है। इसके अलावा फ्रेंड्स भी रोल प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपस में, आप जानते हो फ्रेंड सर्कल में कई इस तरह के बातें होती हैं जो बच्चे आपस में शेयर कर लेते हैं, लेकिन अपने कोई हेजिटेशन कहिए या थोड़ा सा गैप कह लीजिए, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पा रहे, तो फ्रेंड्स वगैरह का रोल भी है। लेकिन ये बात फिर आ जाती है कि फ्रेंड्स के पास भी तो जानकारी, वास्तविक जानकारी, सही जानकारी हो, लेकिन हाँ रोल प्ले हो सकता है। पेरेंट्स बता सकते हैं, क्लोज रिलेटिव अवेयर करा सकते हैं, टीचर वगैरह है इस नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं और फ्रेंड्स वगैरह भी आपस में बात करके एक दूसरे की क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स आल्सो हैव अ मेजर रोल इन द स्प्रेडिंग ऑफ this knowledge, what knowledge? Knowledge about reproduction and its aspects, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन से संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में। तो रिप्रोडक्शन से संबंधित बातें, भाई रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म की बात नहीं है केवल कि आप उसको मैकेनिज्म का डेमो देने लगे। रिप्रोडक्शन में कि ऑर्गन, नॉर्मल ऑर्गन्स क्या, उन स्ट्रक्चर कैसे फंक्शनिंग हो रही है, मैकेनिज्म किनारे करिए। उसके बाद रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कैसे मेंटेनेंस करनी है ऑर्गन्स की, क्या डेवलपमेंट, क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं एडोलसेंट एज में, प्यूबर्टी आने पे कैसे आपने उसको टैकल करना है। जैसे पिक्चर आप देखें, कोई पिक्चर में दिखाया है कि जैसे फर्स्ट मेंसेस हुए तो अगर घर में बिटिया है तो उसको कैसे आपने उसके बारे में अवेयर कराना है, इसके बारे में भी मतलब आपकी एक हेल्दी अप्रोच होनी चाहिए। पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स आल्सो हैव अ मेजर रोल। तो केवल गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के भरोसे हम नहीं हैं, पेरेंट्स का भी उसमें रोल है, क्लोज रिलेटिव का भी रोल है, टीचर का भी रोल है, फ्रेंड्स का भी रोल है इन द स्प्रेडिंग ऑफ द नॉलेज। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। सेक्स एजुकेशन स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सब्जेक्ट के तौर पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अपने आप जानते हो कि हम लोग तो इंडियन जो सोसाइटी है थोड़ी सी कंजर्वेटिव है और वो तो सेक्स के शब्द से ही परहेज करती है, हालांकि सेक्स करने से नहीं करती। एवरी 6 पीपल इन दिस वर्ल्ड इज द इंडियन। तो हम लोग वैसे तो बड़े रचनात्मक हैं, लेकिन इन सब बातों से उसके बारे में बात ना करो, कर भले लो, वो वाली बात है। तो अगर जानकारी नहीं है, गलत जानकारी है, टैबू है, कुछ मिथ है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर प्रॉपर सेक्स नॉलेज हो, सेक्स एजुकेशन स्कूल में ये हो, तो उसमें कैसे अप्रोच करनी, कौन उसको टीच करेगा, टीचर की ही ड्यूटी है या कोई प्रोफेशनल ट्रेंड आदमी आएगा, या किस साल से हमें चालू करना है, ये सब बातें अभी वेल डिफाइंड नहीं है कि 10th के बच्चे से चालू करें या 12th के बच्चे से, कहीं ज़्यादा अर्ली ना हो जाए, बच्चा अभी मानसिक रूप से उतना मैच्योर नहीं हुआ, उतना स्टेबल नहीं हुआ, चीज़ों को गलत रूप में ना ले, या देर ना हो जाए कि 12-14 साल के बाद आप चालू कर दो सेक्स नॉलेज या सेक्स का कहिए आप एजुकेशन। उससे पहले ही बच्चा मन में कुछ अपनी भ्रांतियां बना चुका है, मिथ डेवलप कर चुका है, उसको टैबू है कुछ, तो कैसे आप उसको अटेंड करोगे अगर वो पहले ही उसके बारे में कुछ गलत भ्रांतियां पाल चुका है। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा टेक्निकल है कि अगर सेक्स हम एजुकेशन चालू करें तो किस स्टैंडर्ड से या किस एज ग्रुप के स्टूडेंट से हम चालू करें और क्या अप्रोच होनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक अप्रोच सेक्स एजुकेशन हो सकती है कि बच्चों को हम लोग सेक्स एजुकेशन दें। और सेक्स एजुकेशन में जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि सेक्स एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप मैकेनिज्म बता रहे हैं। सेक्स एजुकेशन में हमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अदर एस्पेक्ट्स की, कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेल्दी होना कैसे मेंटेन करेंगे, हाउ टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, हाउ टू
मेंटेन द प्रेगनेंसी, हाउ टू टैकल द प्रेगनेंसी, प्रीनेटल केयर कैसे करनी, पोस्टनेटल केयर कैसे करनी, लैक्टेटिंग मदर में कैसे केयर करनी, ये सब बातें भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में आती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज क्या है, सेक्स एब्यूज क्या है, ये सारी बातें भी सेक्स एजुकेशन में आएंगी। द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो बी इनकरेज, इसको हम लोग को सोचना चाहिए सीरियसली, और आने वाले समय में सेक्स एजुकेशन को गवर्नमेंट को लागू कर देना चाहिए। शुड आल्सो बी इनकरेज, बढ़ावा देना चाहिए। टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग, जिससे कि सही जानकारी यंग को मिले। आप लोग आजकल गूगल बाबा पे हर चीज सर्च कर लेते हो, लेकिन गूगल पे जो भी जानकारी है वो 100% ऑथेंटिक नहीं है। मीन्स कि गूगल आपको जो जानकारी दे रहा है वो जानकारी हमारे ही जैसे किसी ने वहाँ पे फीड करी है उसके सर्च इंजन में। गूगल कोई ब्रह्मा जी नहीं है कि वो आपको हर चीज़ बताएंगे। गूगल भाई कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर वो है, कंप्यूटर का ब्रेन जो उसमें फीड कर दिया हमने, कंप्यूटर तो वो बताता है ना जो उसमें फीडिंग कर दी। तो गूगल जो आपको जानकारी दे रहा है वो जानकारी कितनी ऑथेंटिक है ये अपने आप में एक बात हो सकती है सोचने की। तो हर चीज़ जो आप गूगल से सर्च मार दो कि हाउ टू ट्रीट विद कोविड या हाउ टू टैकल विद कोविड, तो उसमें देखिए तमाम तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं, और ज़रूरी नहीं वो ऑप्शन कोविड के लिए सही हो। सिम्टम्स ट्रीट मान लीजिए तो अलग अलग साइट पे अलग अलग सिम्टम दे रखे हैं, आप कोविड सही उसको चेक कर लीजिए कि हाउ टू ट्रीट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड, कितनी देर का इंक्यूबेशन पीरियड है जब सिम्टम नहीं आ रहे, कितने दिन बाद एक्सपोजर के आप एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अलग अलग सजेशन आपको आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी इनकरेज, बात हो गई, इंट्रोडक्शन कर देना चाहिए जिससे कि यंग वन को प्रॉपर समय से उसको मिल जाए जानकारी, सो एज टू डिस्करेज द चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ। मिथ का मतलब झूठ, मिथ कि वो अपने मन में कोई भ्रांति, गलत भ्रांति बना ले और उस पर ही बिलीव करे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एंड हैविंग मिसकॉन्सेप्शन, और उसकी गलत अवधारणाएं बन जाए अबाउट सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट, सेक्स से संबंधित एस्पेक्ट के बारे में कुछ वो गलत धारणाएं बना ले, कुछ गलत चीज़ों में बिलीव करने लगे, मिथ पाल ले तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सेक्स एजुकेशन हम लोग को समय से लागू कर देनी चाहिए स्कूल लेवल पे। ठीक, चलिए आगे चलें। बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या फायदे, क्या नुकसान, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये प्लानिंग की बात हो रही है। प्लानिंग में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज भी लगी हुई हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी लगी हुई हैं, और इसमें सहायता ये वाला ग्रुप भी कर सकता है, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, क्लोज रिलेटिव भी कर सकते हैं, अंकल आंटी भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, और टीचर भी कर सकते हैं। साथ के साथ हम लोग सेक्स एजुकेशन की भी सहायता ले सकते हैं टू अटेन द सेक्स रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। आइए पे आइए, तो करना क्या है आप समझ रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन देनी है, लोगों को इसके बारे में अवेयर कराना है। अवेयर कराने में किन किन का रोल है, गवर्नमेंटल सेक्टर का रोल है, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर का रोल है, उसके अलावा पेरेंट्स का, गार्जियन का, रिलेटिव्स का, क्लोज फ्रेंड्स का, टीचर का, इन सब का रोल इसमें है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंट एज एंड रिलेटेड चेंजेस, तो यही हमने सेक्स एजुकेशन में या उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने में हमने उसको सेक्स मैकेनिज्म नहीं बताना भाई, हमने उसको ये बताना है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे कैसे फंक्शनिंग क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या उनका वर्किंग है। एडोलसेंट रिलेटेड चेंजेस, एडोलसेंट हमारी बाल्य अवस्था से युवावस्था के बीच की अवस्था, किशोरावस्था, एडोलसेंट एज। एडोलसेंट एज में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस के बारे में, हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं, जो मार्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको बताना है। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेफ सुरक्षित और हाइजीनिक स्वस्थ, सुरक्षित और स्वस्थ सेक्सुअल प्रैक्टिस, इसके बारे में बताना है। अगर ये नहीं करेंगे एसटीडी होगी, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्फेक्शन, एसटीडी के बारे में बताना है, खासतौर पे एड्स के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स के बारे में बताना है। would help people especially those in the adolescent age group to lead healthy reproductive life। ये अवेयरनेस, ये जानकारी से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है, सबसे ज़्यादा फायदा किशोरावस्था, बड़ी नाजुक अवस्था होती एडोलसेंट एज ग्रुप को हो रहा है, जिससे उसको सहायता मिल रही है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ को जिए। तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ का हम लोग बोल चुके हैं पहले ही नज़रिया कि अटेनमेंट ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नॉर्मल फंक्शनिंग एंड reproductive organ can't be considered as a
रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके साथ साथ बिहेवियर भी उसका अपराइट होना चाहिए, सोशल बैलेंस भी ठीक होना चाहिए। तो सोशली भी बंदा ठीक हो, सोशल के अलावा बिहेवियरल भी ठीक हो, फिजिकल भी ठीक हो, मेंटल भी ठीक हो, उसको हम लोग इमोशनल भी ठीक हो, उसको हम लोगों ने बोला था हेल्दी लाइफ। तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए उसको अगर हम इस तरह से अवेयर करा रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी ऑर्गेनिज्म अगर बना, ऑर्गेनिज्म से ही पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से ही कम्युनिटी, कम्युनिटी से ही सोसाइटी, समाज बन रहा। तो समाज किससे बना है? हम ही लोगों से बना है। हेल्दी सोसाइटी कब होगी? जब उसके इंडिविजुअल्स हेल्दी होंगे। इंडिविजुअल लेवल पे आप काम करेंगे, समाज अपने आप हेल्दी हो जाएगा। एजुकेटिंग पीपुल स्पेशली फर्टाइल कपल, और सबसे पहले हमें टारगेट किसको करना है? हमने टारगेट जो करना है 3 एज ग्रुप है जो आपके रडार पे रहेंगे। सबसे पहले तो कपल जिनकी मैरिज हो गई, मैरिड कपल जो और फर्टाइल है अभी, मतलब 18 to 45 या 50 के बीच में। एडोलसेंट एज आप मान लीजिए टीन एज जिसको कह लीजिए, टीन एज एडोलसेंट एज हो गई। और उसके अलावा आखिरी में आके हमारे कौन से जो रिप्रोडक्टिव एज में तो है, अभी शादी नहीं हुई, मोस्ट एलिजिबल जो है, जो शादी के योग्य हैं, शादी हो चुके कपल, शादी के योग्य कपल और एडोलसेंट किशोरावस्था के लोग, उनको हमें मेनली टारगेट करना है, अवेयर कराना है अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाउ टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाउ टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो एजुकेटिंग पीपुल स्पेशली फर्टाइल कपल, खास तौर पे उनको जो भी हमारे इस एज ग्रुप में है कि अभी वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, और जिनकी शादी योग्य हो चुके हैं, अभी शादी नहीं हुई। अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, उनको हमने बताना है कि हाउ टू मैनेज द फैमिली नंबर इन रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म। रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में कैसे आप रख सकते हैं फैमिली मेंबर्स को, कैसे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को प्लान कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन उपलब्ध है उनके बारे में हम जानकारी देंगे, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में कि कैसे आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, अगर प्रेग्नेंट हो गई है लेडी तो उसकी आप प्री नेटल केयर जिसको बोलते हैं कैसे करनी है। पोस्ट नेटल केयर, जच्चा बच्चा की हमें जानकारी, या जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी, पोस्ट नेटल केयर करनी मदर की। एंड चाइल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, लेडी को इसके बारे में अवेयर कराना है कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को क्या फायदे हैं और लेडी को क्या फायदे हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, और मेल और फीमेल सेक्स का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। आज की तारीख में समाज दोनों को आगे बढ़ने के बराबर अवसर दे रहा है, तो इस चीज़ के बारे में भी समाज में जानकारी होनी चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। इसलिए फीमेल फिटिसाइड ना करें, फीमेल फिटिसाइड को डिस्करेज करें। फीमेल फिटिसाइड इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज भी समाज में एक तबका ऐसा है जो गर्ल चाइल्ड को बोझ मानता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, और इन सब चीज़ों को जब हम प्लान कर लेंगे, इस तरह से अपनी वर्किंग करेंगे, तो हमें सहायता मिलेगी। किस बात में हमें सहायता मिलेगी? टू मेंटेन द सोशली कॉन्शियस हेल्दी सोसाइटी, सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज, कि सोशल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे फैमिलीज अगर हेल्दी है और इसके लिए कॉन्शियस है, जागरूक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो समाज तो अपने आप ही रिप्रोडक्टिव हेल्दी होगा। ये तरीके हैं जिनकी तरीकों की बात हो रही है। तो आपने जानकारी देनी है, किस एज ग्रुप को देनी है, क्या जानकारी देनी है, कैसे देनी है, 3 चीज़ें मेनली आपको इसमें समझनी है। 3 एस्पेक्ट समझ लीजिए आप, तो आप सब चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको ये सब चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, समझनी नहीं पड़ेंगी कि हमें अप्रोच किसको करना है या हमें टारगेट किसको करना है, हमारा टारगेट कौन है। पहली बात तो टारगेट कौन है, किसको हमें ये सब बातें बतानी है। फिर आ रहा कैसे, हाउ, कि कैसे उस तक ये नॉलेज जो हम चाहते हैं वो पहुंच जाए। हाउ टू डिलीवर द नॉलेज, टू होम इट में डिलीवर, किसको डिलीवर करनी है, कैसे डिलीवर करनी है, और क्या क्या बताना है। हाउ, व्हाट एंड हूम, ये आप ऐसे याद रख लीजिए। टारगेट क्या है जी? टारगेट हमारे 3 एज ग्रुप है मेनली। टारगेट 3 लोगों को हमें टारगेट करना है। किनको? एक तो जो मैरिड कपल है जिनकी शादी हो गई, दूसरा हमें टारगेट करना है कि अभी शादी लायक तो हो गए, शादी नहीं हुई, मैरिजेबल एज ग्रुप में है। सलमान खान को ना पहुंच जाइएगा पता नहीं। और तीसरे हमारे एडोलसेंट्स,
इनको, ये तीन हमारे मेनली रडार पे हैं। अगर इन तीन को हमने टैकल कर लिया, इन तीन को ही ये जानकारी दे दी, तो हमारा काम हो जाएगा, तो हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। अब हम जानकारी कैसे दे सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंटल सेक्टर या एनजीओ की सहायता से। ये दोनों लगे हुए हैं। गवर्नमेंट सेक्टर एनजीओ के अलावा हम किसकी सहायता ले सकते हैं? टीचर्स की ले सकते हैं, पेरेंट्स की ये ड्यूटी लगा सकते हैं कि भाई ये काम करो, फ्रेंड्स की ये ड्यूटी लगा सकते हैं, फ्रेंड्स भी ये काम कर सकते हैं। टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, क्लोज रिलेटिव्स हो गए, जो ये काम कर सकते हैं। क्या भैया ये जानकारी डिलीवर कर दो। अगर हमें शर्म आ रही है, मेरा बेटा जो आज 10th में है, मैं अगर उससे खुल के बात नहीं कर पाता, तो मैंने अपने एल्डर ब्रदर की ये ड्यूटी लगा दी कि जरा बात कर लेना भाई इससे, इसको कोई जानकारी तो ऐसी नहीं जो ये शेयर मुझसे करना चाहता हो या मुझसे लेना चाहता हूँ। गवर्नमेंटल सेक्टर है, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर है। अब कैसे ये तो हो, कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का सहायता लिया जा सकता है या ऑडियो विजुअल चीजों का सहारा लिया जा सकता है, या सेक्स एजुकेशन एट द स्कूल लेवल। नहीं तो आखिरी में आके गूगल बाबा, जो मैं आपको कतई सजेस्ट नहीं करूंगा गूगल बाबा को कि आप गूगल बाबा से ये सब बातें गूगल पे सर्च मारें। अगर गूगल पे सब बातें सर्च मारेंगे तो बाद में सर्च हिस्ट्री जरूर डिलीट मार दीजिएगा। क्लोज रिलेटिव, क्योंकि सर्च हिस्ट्री से बातें खुल जाती हैं, क्या सर्च किया। ठीक, ये सारी बातें हो रही हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चले। समझ में आपकी आ रहा होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। देखिए ये चैप्टर जो है शुरू में बोरिंग भी लगता है, शुरू में थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, हालांकि बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये जहां तक आपका ये आएगा कॉन्ट्रासेप्टिव, वहां तक ये थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है। लेकिन चलते स्लाइड पे आते हैं। ओके, हाँ जी, अगली स्लाइड पे। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान। एक्शन प्लान तो हमने बना लिया कि हमें ये करना है, अभी आपसे बात करी हमने कि हमें क्या करना, हमें ये तो पता है, और किस ग्रुप को अपील करना है ये हमें पता है। तीन सेक्टर, तीन मेनली हैं जिनको हमें अपील करनी है, जिनको हमें समझाना है। क्या समझाना है ये हमें पता है, क्या समझाना है ये पता है, कैसे समझाना है ये पता है, किसको समझाना है ये पता है, लेकिन अब उसका इम्प्लीमेंटेशन आपने ये समझ लिया कि मैंने नीट करना है, कैसे करना, खूब पढ़ना, इतने नंबर लाने। लास्ट टाइम का रिकॉर्ड देखा कि 560 550 पे लास्ट जनरल अंदर हुआ था, तो हमें भी इतना स्कोर करना है, कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर करना, ताकि हमें सीट मिल जाए। पढ़ना है, ये तो समझ में आ गई। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या करना है? ये सब समझ में आ गया। अब आपको क्या चाहिए कि कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, पढ़ाने वाला मिल जाए, पढ़ाने वाला भी आपको पता लग गया कि ये पढ़ा रहा। अब आपने इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन तो बना लिया, अप्रोच क्या करनी ये भी समझ ली, हाउ टू अप्रोच ये भी समझ ली, लेकिन अब उसका इम्प्लीमेंट भी तो कर दीजिए। 10 घंटे को पढ़ तो लीजिए। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या चाहिए? सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान। जो एक्शन प्लान बने उसको हम लागू भी कर दें, इम्प्लीमेंट कर दें। तो उसके लिए हमें चाहिए, इट रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एंड ट्रेंड प्रोफेशनल्स होने चाहिए, तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर वगैरह होने चाहिए। अब आप देखिए, जब कोविड हम लोग के यहाँ आया तो शुरू में लॉकडाउन जो किया गया वो किस लिए किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट को यही नहीं पता था कि ये किस तरह की बीमारी है या इसको कैसे हमें टैकल करना है। आज की तारीख में बहुत से लोग इस बात को लेकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई अब केसेस बढ़ रहे हैं, अब इन्होंने लॉकडाउन क्यों ओपन कर दिया, अनलॉक क्यों कर दिया, ये इस तरह की बात है। तो शुरू में भाई जब हमें पता ही नहीं, गवर्नमेंट ये चाहती थी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, मेरी गवर्नमेंट से बात नहीं हुई, ना मैं कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, ना मेरा किसी गवर्नमेंट सेक्टर से कहीं से कुछ मेरा कम्युनिकेशन है। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कल को कोई मुझ पर ये क्लेम ठोक दे जी ये तो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। एक चीज में एज आ जो जिसको जानकारी जो है नॉलेज के, कि गवर्नमेंट को यही नहीं पता था कि कैसे मुझे मैनेज करना, पैनिक ना क्रिएट हो जाए। शुरू में ही अगर 1 लाख केसेस, 80,000 केसेस हफ्ते भर में आने लगते और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपोज हो जाता, उसके लिए अभी इतनी तैयारी नहीं थी, ना इतने बेड थे, ना कैसे मैनेज होना ये नहीं पता, ना ये पता था कि मोर्टिलिटी रेट कितनी है। आज की तारीख में हम लोग के मन में एक तरह से
ये विश्वास तो है ना कि खुदा ना खास्ता कल को अगर लपेटे में आ गए, पहली बात तो बचिए, लेकिन अगर लपेटे में आ गए तो इतनी किस्मत नहीं है कि 100 में से 3 विकेट गिर रही है, उन 100 में से हमारी विकेट गिर जाएगी, हम लड़के निकल जाएंगे, हम बच जाएंगे। अगर यही आपका मेंटल लेवल हो और आपके मन में ये चल रहा हो तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं होगा, आप उससे निकल जाएंगे। और अगर आपको ये पता हो कि मोर्टिलिटी रेट इसका 70 है, हर 100 में से 70 निपटे जा रहे हैं, तो आदमी बचने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाता है। गवर्नमेंट को शुरू में थोड़ी ना पता था मोर्टिलिटी रेट इतना कम है, पेंडेमिक जो घोषित हो गई, हाँ भाई ये तो वैसे भी कोई फ्लू फैल रहा है, लेकिन पेंडेमिक क्या इसकी मोर्टिलिटी रेट इतनी ज़्यादा है कि पेंडेमिक घोषित हो, मैं नहीं समझता। लेकिन हाँ, अपने आप में एक रिस्क था, उस रिस्क को सेफ साइड लेते हुए गवर्नमेंट ने इकोनॉमी से ज़्यादा अपने सिटीजन्स की लाइफ की वैल्यू समझी और उसने शट डाउन किया। उसको उस नज़रिए से देखिए आप, शट डाउन किया, क्योंकि ट्रेन प्रोफेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय तैयार नहीं था, कोविड सेंटर बने ही नहीं थे। बन कैसे जाते जब यही नहीं पता कि इसको कैसे मैनेज करना। शुरू में आप जानते हो कि एंटीबैक्टीरियल से उसको ट्रीट किया गया, एंटीवायरल से ट्रीट किया गया, कोई कुछ सजेस्ट कर रहा है, कोई कुछ सजेस्ट कर रहा। जब ट्रीटमेंट ही नहीं पता, आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही नहीं पता, डिजीज को ट्रीट कैसे कर लेंगे, और उसके पेशेंट आपके पास रोज अगर हजारों की संख्या में आने लगे, पैनिक क्रिएट हो जाएगा। इसलिए शुरू में लॉकडाउन किया गया। अब गवर्नमेंट भी समझ चुकी है, अब गवर्नमेंट कह रही होम क्वारंटीन हो जाओ, हल्के फुल्के सिम्टम है, आपको केवल गले में खांसी है और आपको हल्का फुल्का बुखार आ रहा है तो डोलो खा लो और गार्गल कर लो बेटाडीन के, घर पे आप आइसोलेट हो जाओ, घर पे ही मैनेज कर लो। तो गवर्नमेंट ये कह ही रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी अब डाटा कलेक्ट हो गया और उसे पता है कि कैसे। हाँ, ऑक्सीमीटर ले लीजिए, जिसका ऑक्सीजन लेवल बिलो 94 हो रहा उसके लिए अलार्म है। ऑक्सीजन अपनी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मैनेज करते रहिए, सैचुरेशन देखते रहिए। घर पे एक आप इमरजेंसी के लिए अपना ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा सकते हैं। तो मैनेज कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, बहुत ज़रूरी होता है प्लान बनाने के बाद। तो प्लान आपने बना लिया कि हमें ये नॉलेज डिलीवर करनी है, इस ग्रुप को डिलीवर करनी है, उसके लिए हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो उसमें जब आप बता रहे हो सेक्स रिलेटेड डिजीजेस को या पोस्ट नेटल केयर, प्री नेटल केयर, आपने जानकारी ग्रामीण रूरल एरिया में जानकारी तो दे दी कि प्री नेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर की समय समय पे प्रेग्नेंट मदर जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाए और अपना चेकअप कराती रहे कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही। अगर आपने जानकारी दे दी कि प्रेगनेंसी को आपको समय समय पे डॉक्टर को, गायनकोलॉजिस्ट को विजिट करना है, सहायता लेते रहनी है, तो भैया उसके लिए फिर आप हेल्थ सेंटर भी तो बनाओगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बनाओगे। हमने आपको ये जानकारी तो दी कि ट्यूशन लगवा लीजिए, कोचिंग पढ़ लीजिए। कोचिंग, अब आप कोचिंग आओगे तो कानपुर आओगे, काका देव आओगे, सुप्रीम 60 आओगे, तो यहाँ पे आपके लिए 4 हॉल कम से कम हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बैठने के लिए सीट्स हो, और साथ में साथ एक अच्छा क्लासरूम हो, क्लासरूम में वेंटिलेटेड हो, लाइटनिंग का वहाँ पे अरेंजमेंट हो, स्पीकर का, माइक का अरेंजमेंट हो, और सबसे बड़ी बात ट्रेन प्रोफेशनल कि वहाँ पे टीचर भी तो हो। टीचर ही नहीं है, आप कोचिंग सेक्टर खोल के बैठे हो, आपको बता दिया जी आपको पढ़ना है, तो टीचर भी तो हो, उसी हिसाब से ट्रेन प्रोफेशनल डॉक्टर और नर्स भी तो वहाँ पे हो, तभी तो आप मेडिकल केयर, आप हेल्थ केयर सेंटर चला पाएंगे और फिजिकली फिट या रिप्रोडक्टिवली फिटनेस प्रोवाइड करवा पाएंगे। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproductive health problem. ये इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेन प्रोफेशनल की जरूरत किस लिए? वही बात कि कोचिंग सेक्टर सुप्रीम 60 का पिछले 2 महीने से मैं गुणगान कर रहा हूँ, और रात में सोते से भी कोई जगा दे तो वेलकम टू द सुप्रीम 60 बोल देता हूँ। तो वेलकम अगर आपका मैं यहाँ कर रहा हूँ तो मेरी ड्यूटी है कि यहाँ पे मैनेजमेंट ठीक हो सारा, आप लोग यहाँ आए तो उससे हतोत्साहित है। These are essential to provide medical assistance। कि अच्छे खासी एक बिल्डिंग बनी हो और उस बिल्डिंग में बेड वगैरह भी हो, ऑक्सीजन वगैरह भी हो, और साथ के साथ मेडिकल इक्विपमेंट जो कम से कम आप कहिए कि एक मेडिकल हेल्थ सेंटर पे होने चाहिए, वो इक्विपमेंट हो, साथ के साथ वहाँ पे ट्रेन प्रोफेशनल डॉक्टर और नर्सेज भी हो। तो इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। वहाँ पे कोई आ रहा लेडी या जेंट्स आ रही है अपनी समस्या को लेके, तो उसकी समस्या का समाधान हो। लाइक प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट लेडी विजिट कर रही है तो प्रेगनेंसी के चेकअप हो जाए, डिलीवरी अगर डिलीवरी
आना चाहती है तो डॉक्टर हो, एसटीडी, अगर एसटीडी का पेशेंट आ रहा तो एसटीडी का डायग्नोसिस हो जाए, एसटीडी का ट्रीटमेंट लिख दिया जाए, और अगर हो सके तो मेडिकेशन भी प्रोवाइड कराया जाए। अबॉर्शन, एमटीपी के लिए कोई आ रहा तो एमटीपी अटेंड हो जाए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्शंस जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपको पता है कि निरोध वगैरह फ्री उपलब्ध है हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम अगर कोई है या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इन प्रॉब्लम को अटेंड हो जाए, प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हो जाए, उसका कोई रेमेडी बता दिया जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटेजी, साथ के साथ नई नई तकनीक जो आ रही है, रिसर्च केयर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी चलता रहे। खाली यही नहीं है कि एक ढर्रा आपने बना लिया। अब आज की तारीख में आप देखिए जो हम लोग के जो कोचिंग सेक्टर चल रहे हैं धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, वहाँ कोई नई नई टेक्नोलॉजी आ रही तो उसका इम्प्लीमेंटेशन साथ के साथ हो रहा है। पहले था कि बड़े बड़े हॉल और बड़ी बड़ी गैदरिंग, अब जो है इधर थोड़ा सा रुझान बदला है और हम लोग भी यहाँ पे 50, 60, 70 बच्चे तक का एक ग्रुप चलाते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप चलाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, भले हमें 4 बार लेक्चर डिलीवर करना पड़े दिन में, तो भाई 1-on-1 इंटरेक्शन हो सके, एक एक बच्चे पे फोकस हो सके, एक एक बच्चे की क्वेरी जो है इंडिविजुअली अटेंड हो सके। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक, समय के साथ जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करिए। न्यू स्ट्रेटजीज, नई नई रणनीति जो बेटर है उसको बनाते रहिए। आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर, इसको हम लोग रिव्यू करते रहेंगे, नए नए ऑप्शन जो आए हैं उसको समझते रहेंगे और इस तरह से अपने केयर को, हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव करते रहेंगे। इसी में आगे चल के वो जिक्र कर रहा है एमनियोसेंटेसिस का, और उसको बोल रहा है स्टैट्यूटरी बैन हो गया, संवैधानिक बैन हो गया एमनियोसेंटेसिस पे। एमनियोसेंटेसिस क्या है? हम लोगों ने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था तब हम लोगों ने एम्ब्रायो के चारों तरफ 4 एम्ब्रॉयनिक लेयर का जिक्र किया था। वो अगर आपको याद हो, आउटर मोस्ट थी कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइड्स और यॉर्क साइड, सबसे बाहर है कोरियन। एमनियन घेर रहा है एमनियोटिक कैविटी को, एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड है। हम लोग क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस कर क्यों चालू हुआ? एमनियोसेंटेसिस चालू हुआ टू अर्ली डायग्नोज द कॉन्जेनाइटल डिजीज, अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस हो जाए कंजेनाइटल डिजीज को। एम्ब्रायो जो डेवलप हो रहा है उसमें कोई कंजेनाइटल डिजीज तो नहीं है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई क्रोमोजोमल सिंड्रोम तो नहीं है। लोग एमनियोसेंटेसिस कर देते हैं। एमनियोसेंटेसिस में करना क्या है? तो मानिए ये मदर का वुम्ब है, मदर के वुम्ब में यहाँ पे फीटस अटैच है, तो मदर के वुम्ब में फीटस अटैच है, फीटस के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड, ये प्लासेंटा, और प्लासेंटा से क्या निकल रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड इसके नेवल से अटैच है। हमने क्या करना है जी? हमने करना है इसका एमनियोसेंटेसिस। हम इंट्रोड्यूस करेंगे फाइन निडल और निकाल लेंगे यहाँ से क्या? फाइन निडल इंट्रोड्यूस करके यहाँ से निकाल लेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जब निडल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोअर पेल्विक वॉल से इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी करने से हमें फीटस की एक्चुअल पोजीशन पता लग जाएगी ताकि फीटस को डैमेज ना हो। और इसके लिए हम लोगों ने बोला है कि 14 to 16 वीक के बीच का पीरियड सबसे पीरियड है एमनियोसेंटेसिस करने का। एमनियोसेंटेसिस में करना क्या है? एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड को निकालना है एमनियोटिक कैविटी से। एमनियोटिक फ्लूइड का हम लोग कर लेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड में होंगी सर्टेन सेल्स, एम्ब्रायो की डेड सेल्स होंगी, एम्ब्रायो की डिस्कार्डेड सेल्स है, उन सेल्स से हम लोग ले लेंगे डीएनए और डीएनए की कर लेंगे कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग और कैरियोग्राम हमने बना लिया। कैरियोग्राम बेसिकली डायग्राम है जिसमें क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स दिख जाते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, क्रोमोसोम जो बना है क्रोमेटिड का बना है, उसमें सेंट्रोमियर होगा, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन, और एक क्रोमेटिड होगा। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के सेंट्रोमियर की पोजीशन, बेंडिंग पैटर्न, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से, देखने से हमें उसमें एबरेशंस पता लग जाएंगे या अल्टर्ड क्रोमोसोम नंबर है पता लग जाएगा। अगर ट्राइसोमी है 21 क्रोमोसोम की तो वो डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्या था? 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, एक क्रोमोसोम बढ़ गया था जिसको हम लोगों ने ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, इसको मंगोलिज्म भी, मंगलोइडिज्म भी बोलते हैं। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, ये सिंड्रोम भी जिसमें नंबर कम ज्यादा हो रहा है क्रोमोसोम का, वो भी आपको पता लग सकते हैं।
कैरियोग्राम करने से, कैरियोटाइपिंग और कैरियोग्राम करने से। कैरियोग्राम किया तो आपने एक डायग्राम सा आपने बना लिया है किसका, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का, और क्रोमोसोम का नंबर भी पता लग जाएगा। जब आप उसको कैरियोग्राम को स्टडी कर रहे हो तब आपको उसमें प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी या एब्सेंस ऑफ बार बॉडी भी दिख जाएगी। बार बॉडी की प्रेजेंस से ही हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। बार बॉडी बेसिकली एक्स क्रोमोसोम से बनती है। अगर गर्ल चाइल्ड है, गर्ल फीटस है, तो उसमें एक बार बॉडी होगी क्योंकि गर्ल में 2 एक्स है। 44 हमारे ऑटोसोम्स है, गर्ल का जेनेटिक मेकअप प्लस XX है, तो एक एक्स बना देगा बार बॉडी। सिंगल बार बॉडी प्रेजेंट है, इसका मतलब वो फीटस फीमेल फीटस है। और मेल के केस में ये 44 प्लस XY है जेनेटिक मेकअप। अब इसके पास एक ही एक्स है तो ये बार बॉडी में कन्वर्ट नहीं होगा, ये बार बॉडी में मॉडिफाइड नहीं होगा। आपके पास एक ही किडनी है, आप किसी को किडनी नहीं दे सकते, किडनी तो आपको चाहिए ना, तो एक एक्स तो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हम लोग को चाहिए ही चाहिए। इनके पास एक एक्स ज्यादा, भगवान ने दे रखा ज्यादा, तो इन्होंने डोनेट कर दिया, चलो बार बॉडी बन जाओ। अगर मेल फीटस है तो उसमें बार बॉडी नहीं होगी, तो बार बॉडी का ना होना मेल फीटस को इंडिकेट करता है और बार बॉडी का होना फीमेल फीटस को इंडिकेट करता है। आपसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म क्या, किसी फीटस का आपने कर लिया क्या, टाइपिंग कैरियोग्राम बना लिया और उसमें नंबर ऑफ बार बॉडी, व्हाट डज इट इंडिकेट, इंडिकेट्स दैट द फीटस इज फीमेल। अगर नंबर ऑफ बार बॉडी 0 है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स द फीटस इज ऑफ मेल कॉन्फ़िगरेशन, मेल फीटस होगा। और अगर बार बॉडी 2 मिल रही है, 2 बार बॉडी की प्रेजेंस मिल रही, तो क्या मतलब है, तो मतलब है कि ये सुपर फीमेल हो गई, 3x वाला हो गया केस, उसमें 2 बार बॉडी मिलेंगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मतलब कहने का क्या है, मतलब नंबर ऑफ बार बॉडी, नंबर ऑफ बार बॉडी इन अ सेल वो क्या होगा, कितना होगा। अगर नंबर ऑफ बार बॉडी हम देखें, नंबर ऑफ बार बॉडी किसी भी सेल में, तो ये होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। जितने एक्स क्रोमोसोम होंगे -1 बार बॉडी होगी। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, ये बार बॉडी होगी। ठीक है जी, बार बॉडी भी समझ गए आप, ये भी समझ गए। लोअर एब्डोमिनल वॉल से इंट्रोड्यूस करके, फाइन नीडल इंट्रोड्यूस करके हम निकाल लेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो इसके लिए हमारा उद्देश्य था, हमारा ये उद्देश्य था मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस कर ले और हम देखें अगर इसमें कोई ऐसी कंजेनाइटल डिजीज है जो इसकी लाइफ में इसके लिए दिक्कत देगी तो इसको अबॉर्ट कर दें, या उसकी रिमेडी हो सकती, अगर अर्ली जेनेटिक थेरेपी हो सकती तो कर ले। मतलब हमें अर्ली स्टेज पे पता लग जाए कि इसको कोई ऐसी कंजेनाइटल डिजीज तो नहीं है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है, हम लोग देखते हैं हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, ज्यादातर वो रिएक्शन मेटाबॉलिक पाथवे को रिप्रेजेंट करते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे होता है कि पहला जो रिएक्शन हुआ फर्स्ट, उसके जो प्रोडक्ट बने वो अगले केमिकल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहे हैं। मतलब ये केमिकल रिएक्शन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, इस तरह से होते हैं और आखिरी में जाके प्रोडक्ट बनता है। तो पहला जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसके जो प्रोडक्ट बने वो अगले केमिकल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट, दूसरा रिएक्शन हुआ जो प्रोडक्ट बने वो तीसरे केमिकल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट। तो मेटाबॉलिक पाथवे एक रास्ता है और ये रास्ते के स्टेशन है। अब उसमें से एक भी ब्रेक हो जाए, एक भी ब्रेक हो जाए तो आगे की कहानी नहीं चलेगी। जैसे कि फिनाइल एनालिन का कन्वर्जन, फिनाइल एनालिन का कन्वर्जन हम लोगों ने देखा था, फिनाइल एनालिन का कन्वर्जन टायरोसिन में हो रहा था। फिनाइल एनालिन में फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज, अगर ये एंजाइम डिस्टर्ब हो गया तो हमारा टायरोसिन बनेगा नहीं। तो फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के ना बनने से आगे वाली भी जो है वो दिक्कतें हो जाएंगी। डोपामिन बनेगा, डोपामिन नहीं बनेगा, मिलेनिन नहीं बनेगा। तो मल्टीपल इफेक्ट आ जाते हैं, मल्टीपल इफेक्ट आ जाएंगे एक एंजाइम के ना बनने से, क्योंकि ये मेटाबॉलिक पाथवे है, ये एक रास्ता है, उस रास्ते में एक चीज ब्रेक हुई तो दूसरी नहीं बनेगी। इसीलिए अगर इस बच्चे में कोई ग्लाइकोलिसिस साइकिल का कोई एंजाइम मानिए नहीं बन रहा तो अगला रिएक्शन नहीं होगा। या मेटाबॉलिक पाथवे में और कोई दिक्कत है कहीं और किसी मेटाबॉलिक पाथवे में, तो मेटाबॉलिक पाथवे से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। उनका डायग्नोसिस हो जाए कि प्रॉपर ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, या कोई हमारा सेक्सुअल
क्रोमोसोम का या ऑटोसोमल क्रोमोसोम का सिंड्रोम तो नहीं या एबरेशन तो नहीं। तो हम लोग ने इसलिए इसको करना था, लेकिन इसका मिसयूज क्या होने लगा, मिसयूज होने लगा सेक्स डिटर्मिनेशन में। और उस मिसयूज का फर्दर मिसयूज क्या होने लगा कि फीमेल फिटिसाइड होने लगा। वो फीटस जो फीमेल फीटस थी उनको लोग अबॉर्ट कराने लगे, इसलिए एमनियोसेंटेसिस बैन हो गया। स्टैट्यूटरी बैनिंग लग गई, उस पर बैन कर दिया। संवैधानिक रूप से आज की तारीख में एमनियोसेंटेसिस बैन है। तो हुआ इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था, लेकिन मिसयूज होने लगा, और अपने इंडिया में तो खास तौर पे, इसलिए इसको बैन कर दिया गया एमनियोसेंटेसिस को। सबसे फेवरेबल पीरियड क्या था, 14 to 16 वीक्स के बीच में इसको करने का सबसे फेवरेबल पीरियड है। कैसे करना है, लोअर एब्डोमिनल वॉल से इंट्रोड्यूस करानी फाइन नीडल इनटू द एमनियोटिक कैविटी। Amniotic cavity contains the fluid, that is amniotic fluid. In the amniotic fluid there is the presence of some cells of the fetus, discarded cells होंगी, उन सेल से आप DNA एक्सट्रैक्ट करके कर लेंगे कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइपिंग से कैरियोग्राम, कैरियोग्राम से आपने क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया कि क्रोमोसोम में कोई एबरेशंस तो नहीं है, ठीक है क्रोमोसोम, या उसका एन्यूप्लाइडी तो नहीं है, ट्राइसोमी या मोनिसोमी तो नहीं है, अगर है और उसमें कुछ इस तरह की डिजीज है जिससे बच्चा वेजिटेटिव फेज में ही समय बिताएगा, तो इट्स बेटर टू अबॉर्ट इट। और अगर उसकी कोई रिमेडी हो सकती तो कर ले, इसलिए इसको एमनियोसेंटेसिस को डेवलप किया गया था। जिसका मिसयूज कैसे हो रहा, ये हम लोग बार बॉडी देख लेते हैं। बार बॉडी देखने से सेक्स पता लग जाता है। एक बार बॉडी इट मीन्स इट इज फीमेल चाइल्ड, नो बार बॉडी इट मीन्स इट इज मेल चाइल्ड। और मेल और फीमेल को अलग अलग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आके आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके को डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव को डिस्कस करेंगे। तो लगे रहिए, सुप्रीम 60 के साथ बने रहिए। आप लोग को आपके आने वाले फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, गुड लक।